Fertilizer has 2 plants. रिक्वायरमेंट पढ़ लें एक नजर. कंप्यूट क्या इफ एनी ऑन ईच प्लांट. अगर एक से ज्यादा एसेट्स हैं तो अलग अलग वर्किंग करेंगे. हाउ मेनी प्लांट्स ऑफ डोमिनेंट फर्टिलाइजर. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ impairment testing. The remaining useful life of both the plants is 3 years, expected to be 3 years. Fair values and written down values of the plant on 31st December 12 were as follows. ये written down values किसे कहते हैं? Carrying amount ही के लिए पढ़ रहे हैं. Plant P1 P2 means plant 1 शायद and plant 2. Plant 1 की WDV बताएं. Fair value बताएं. आखिरी कॉलम की हेडिंग पढ़ें. अब इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ क्या हो सकता है? लिखे साथ कॉस्ट टू सेल. इजाफी सेलिंग के खर्चे, बेचने के खर्चे. अच्छा, कॉस्ट टू सेल का जरा ट्रांसलेशन करें. कॉस्ट टू सेल ये भी बेचने के खर्चे. बेचने के खर्चे कॉस्ट टू सेल से कॉस्ट क्या आएगी बेचने की? कॉस्ट टू सेल. तो वही इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट है जी. 210 क्या है और 7 क्या है? और इस तरह प्लान 2 में भी फिर कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यूज वगैरह दी हुई है. एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम ईच प्लांट इन नेक्स्ट 3 years आर एज फॉलोज. एग्जामिनर ने आपको टेस्ट करने के लिए डाटा ऐसा देना है कि आपको सोचना जरूर पड़ना है. एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम ईच प्लांट इन नेक्स्ट 3 years आर एज फॉलोज. प्लांट 1, प्लांट 2, एनुअल इनफ्लोज 105 क्या है? प्लांट 1 का सालाना इनफ्लो है 55 क्या है? फर्स्ट पैराग्राफ में जाएं कि रिमेनिंग लाइफ क्या है? ये 105 3 सालों के इनफ्लोज हैं. नेक्स्ट ईयर का इनफ्लो कितना है? उससे अगले साल का, उससे अगले साल का. वो क्यों? सालाना दिया हुआ है, अगले 3 सालों का. अगले 3 साल कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी लिखा हो, उसके ऊपर. क्या ये सालाना है? और कितनी दफा आना है? अगले 3 साल है. इसी तरह एनुअल आउटफ्लोज 11 and 5, प्लांट 1, प्लांट 2. बाकी अभी लिख के लिखवाइएगा, मुझे क्या समझ मैं अभी देखता हूँ. देन कहता है सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ ईयर 3, डिस्पोजल कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 3. 8 और 2 को इकट्ठा देखें. 8 क्या है, 2 क्या है? 8 माइनस 2 अगर करेंगे तो क्या वो आ जाएगा? वो क्या? नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ 3 years. और इसी तरह प्लांट 2 जब करेंगे तो 3 माइनस 1 हो सकता है. देन अगली जो लाइन है बहुत गौर से पढ़ें. लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेस्ड ऑन डिस्काउंट रेट ऑफ 10% फॉर ईयर 1 2 3 and 4. ईयर 1 2 3 इज गिवन एज. वैसे तो अब कैलकुलेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास है और डिस्काउंट फैक्टर जो उसने दिया इसकी जरूरत नहीं है. लेकिन अगर कभी ये आ जाए तो इसका मीनिंग क्या है ये जरूर पता होना चाहिए. कैलकुलेटर पे 1 प्लस 0.1 माइनस n का -1 का आंसर बताएं. 1 प्लस 0.1 माइनस 1 आपके कैलकुलेटर पे क्या आंसर आ रहा है? ये आपके कैलकुलेटर पे जो आंसर आ रहा है ये एग्जामिनर ने पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स में राउंड ऑफ करके आपको बताया हुआ. मतलब इसका ये है कि एग्जामिनर शायद ये चाहता है कि अगर आप कैलकुलेटर पे प्रेजेंट वैल्यू का ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहे तो आप ये प्रेजेंट पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू इस रेट को यूज करके निकाल लें. मतलब 10% यूज ना करें. बताएंगे क्या यूज कर लें. मतलब फॉर एग्जांपल 100 रुपए अगर है तो एक तो ये कि आप इस तरह जब मैंने अभी बताया आपको -1 करके वर्किंग करें, उसकी जगह आप स्ट्रेट अवे क्या कर सकते हैं. मेरी सजेशन में से ये है कि यूज करने की जरूरत नहीं है लेकिन कम से कम पता होना चाहिए कि है क्या. एक और वर्किंग कर दें 1 प्लस 0.1 माइनस 2 करके
और आपके कैलकुलेटर पे जो जो फिगर्स मैच कर रही हैं इसका मतलब बता दो जरा। एग्जामिनर ने क्या किया है, जो आपका डिस्काउंटिंग का आंसर आना था वो ईयर वाइज उसने बता दिया है। अब अगर आप इसे यूज करना चाहें तो यूज तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा जरूरत नहीं है, आप शायद कैलकुलेटर पे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अगर कभी ये नजर आ जाए तो ये क्या है, ये कैलकुलेटर पे जो आंसर आ रहा है उसी को उसने एक्सप्लेन कर दिया है आपकी आसानी के लिए। लेकिन ये ना हो कि वो आपकी आसानी करता करते आपको कंफ्यूज ही कर जाए कि ये क्या दिया हुआ, इसमें कहीं मल्टीप्लाई या प्लस करना लो। हम क्या करेंगे इसका, हम शायद इग्नोर कर देंगे, लेकिन 10% रेट हमें यहाँ से पता चलता है। हाँ जी, वर्किंग करवाएं। प्लांट 1 करवाना है आपने, और प्लांट 2 इंशाल्लाह मेरे सामने अभी आपने करके उठना है। और हो सकता है टाइम बच जाए, उठने की जरूरत नहीं है, सॉरी उठने वाले वर्ड में वापस ले लेता हूँ। प्लांट 1 आपने करवाना है और प्लांट 2 अभी इंशाल्लाह आपने करना है। बिजनेस नेम अवेलेबल है, जल्दी से बोल दें। डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स। क्या कैलकुलेट करना है, इफ एनी, इंपेयरमेंट इफ एनी। कोई एज ऑन बताएं किस दिन खड़े हैं हम। 31 दिसंबर 2012 भी लग रहा है, रिक्वायरमेंट में ईयर नहीं है शायद, ऊपर कहीं ढूंढना। करवा दें का मतलब 1 मिनट करवा दें यार, जस्ट 1 मिनट, कुछ मेन फिगर्स ढूंढ दें। कैरिंग अमाउंट बताएं, बल्कि सॉरी प्लांट 1, प्लांट वाइज वर्किंग, अगर एक से ज्यादा एसेट्स हैं तो ऑब्वियसली आप अलग-अलग वर्किंग करेंगे। कैरिंग अमाउंट बताएं। 220 मिलियंस में है, रुपीज इन मिलियंस। कैरिंग अमाउंट ने कंपेयर किससे होना है, मेन वर्ड्स फाइनल करें आप। रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होनी है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बनवाएं। 210 माइनस 7203 वैल्यू इन यूज की वर्किंग करवाएं। हम लिख रहे हैं ना करें, किन सालों में ये वर्किंग होनी है, 2013 और 15 ऐसी ही होनी है। प्लीज पेशेंस दिखाएं। इनफ्लोस की इंफॉर्मेशन है 105 और 55, आगे 55 दिया हुआ, कमाल हो गया यार। प्लान 2 कब करना है, इंशाल्लाह भी करते हैं ना यार। तो 105 एक ही साल का दिया हुआ। एनुअल इनफ्लोस ऑफ नेक्स्ट 3 इयर्स 105 105 105। इनफ्लोस पॉजिटिव हो जाएंगे, आउटफ्लोज नेगेटिव हो जाएंगे। 11 11 11 देख लें, एक ही फिगर 3 दफा लिखवाई जा रहे हैं आप, मेरे अलावा तो किसी को जादू नहीं लग रहा। नेक्स्ट वर्ड्स बोलें। नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स 6 कहां लिखूं, कैसे लिखूं, पॉजिटिव नेगेटिव, 6 बना कैसे है, 8 माइनस 2। नेट कैश फ्लोज बनवाएं, नेट कैश फ्लोज बनवाएं। 94 94 100 कैसे आ गया यार, 6 प्लस हो गया, सही आ गया। अब क्या करना रह गया, किस रेट पे, 10% पे प्रेजेंट वैल्यू निकालें, यहां तक बोर्ड से देखें और वाइंड अप खुद से करें। यकीनन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी ज्यादा प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ती है, लेकिन अगर कोई आसान चीज हो तो मैक्सिमम कोशिश करें कि क्लास से ही प्रैक्टिस करके उठें। जी बट लास्ट लाइंस में ओके प्लीज, सही सही फिगर समझ आ रही सारी। लास्ट लाइन में है कोई, कोई तो होगा यार, लास्ट लाइंस में है कोई है, कोई इशू तो नहीं प्लीज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप फ्रंट लाइंस में है या लास्ट लाइन में।
Online. The front line, the last line. जी जज़ाकल्लाह जी तैमूर साहब, यानी कि ऑनलाइन है। जहां तक मैंने लिखा कहीं यहीं तक रुक तो नहीं गया सर? वाइंड अप करें प्लीज। प्रेजेंट वैल्यू 2013 85 पॉइंट, नहीं आप करें, आप लिखवा रहे 85.45। सेकेंड और थर्ड प्लस करें, भाई को करने दें। ये 238.27, इसमें डरने की क्या बात है? जब काम किया हो तो फिर किस बात की टेंशन है? मैंने पूछा पहली दफा, मुझे पता है आप रोज कर लेते हैं। तो 38.27 को यूज करके वाइंड अप करें। नई दोस्तियां पेंडिंग कर दें और पढ़ाई पे फोकस रखें। ये 238.27 ही है जी, आप लोगों की होगी वर्किंग? जी रिकवरेबल अमाउंट किसे कहेंगे? हायर क्या बना है? तो 38.27 जी, वैल्यू यूज हायर थी, सिलेक्ट होने के बाद रिकवरेबल अमाउंट बनी, इम्पेयरमेंट लॉस निकालें। मेरा ख्याल डिफरेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देखा गौर से है क्या कम है। नो इम्पेयरमेंट लॉस, अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है तो वर्किंग की क्यों है? मतलब पता ही ऐसे चला। नो इम्पेयरमेंट लॉस, अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है तो एंट्री बताएं। अगर एंट्री नहीं है तो बताएं कितने पी एसेट रहेगा? 220 पी रहे। प्लान 2 करें, प्लान 2 इंडिविजुअली सारा कंप्लीट करना है, मैंने सिर्फ फाइनल आंसर लिखना। ठीक है मेरा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आपका हो गया कंक्लूजन प्लीज प्लांट 1?
14. Difference in impairment loss या if carrying amount is more than impairment loss. सिर्फ डिफरेंस नहीं, अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा होने की वजह से डिफरेंस है तो दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस। ये जरा प्रेजेंट वैल्यूज बताएंगे अगर किसी ने कर लिया। पहला 45, 40, 1, 39। ठीक है, अगर पॉइंट्स में चला गया तो ओके, आप ऐसे काट के ना लिखिएगा, पॉइंट्स की वजह से अगर कोई फर्क हो तो प्लीज अब इग्नोर करना शुरू करें, बड़े हो गए हम। वैल्यू यूज 125 तकरीबन, 0.8 ओके। रिकवरेबल अमाउंट 146, डिफरेंस 14, impairment losses 14। ये ठीक है बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट बाय रुपीज 14 million। ये नोटेड है काइंडली। ये वापस आ रहे पेज नंबर 5 पे। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग? पेज नंबर 5 जहां पहुंचे थे उसके फौरन बाद। तो वर्किंग तो नहीं लिख रहा प्लीज, तो वर्किंग तो नहीं लिख रहा यार, लिख रहे? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप में से तो नहीं कोई लिख रहा?